हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस यूट्यूब के सेशन में हम रखेंगे जिसके अंदर अपना क्या होगा, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है तो बीएसटीसी और पीटीटी या रीट लेवल भर्ती लेवल के अंदर आते हैं ना, उसके अंदर तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एक सेशन होता है उसका रखेंगे, जिसका माध्यम से हम क्या करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हम हल करने का प्रयास करेंगे। जिसमें एक तो अपना क्या होता है, चैप्टर वाइज करेंगे, और दूसरा जितना अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं जितने भी भर्ती परीक्षा के अंदर, वो सारे हम एक एमसीक्यू के माध्यम से करने का प्रयत्न करेंगे। और जो अपने जो चैप्टर वाइज जो अपने होंगे जितने भी, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपने लक्ष्य बुक के होते हैं उसका निचोड़ होगा। जितने भी अपने लक्ष्य बुक की होगी उसका सारा का सारा अपना क्या होगा, निचोड़ होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये किस प्रकार आने की क्या है संभावना है, उसको देखेंगे। जैसे कि आपको इसमें जो पहला दे रखा है, जो टीचिंग और लर्निंग दे रखा है, टीचिंग एंड लर्निंग दे रखा है, शिक्षण और अधिगम, जिससे जुड़े हुए हम क्या होते हैं, इन टॉप 40 एमसीक्यू है वो हम देखेंगे इसके अंदर आज। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के हम क्या चलते हैं और क्वेश्चन आंसर को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे अपने इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो आज की हमें शिक्षा होती है वो हमें किस, यानी उसका उद्देश्य क्या होता है। आजीविका कमाना होता है क्या, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है क्या, पढ़ना और लिखने का होता है क्या, और बौद्धिक विकास का होता है क्या। बच्चों आपको भी अपने साथ साथ में क्या करना है, अपने उत्तर को नोट करना है कि इसका उत्तर ये हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि आजीविका कमाना तो कभी नहीं हो सकता, आजीविका कमाना थोड़ी होता है, यानी इसका जो शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है वो आजीविका कमाना नहीं होता है। इसमें आजीविका कमाना तो नहीं होगा। बच्चे पढ़ने लिखने का काम सिर्फ नहीं होगा, बौद्धिक विकास तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में खिलाना, उनको संगीत कला, दूसरे और चीज़ें भी होती है, उसमें क्या करना, उनका विकास करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के बारे में सत्य नहीं है। इसमें कह रहा है शिक्षा में सुधार किया जा सकता है क्या, शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, और शिक्षण अनुदेशन है। ध्यान रखना इसके अंदर क्या पूछ रहा है, नहीं के बारे में पूछ रखा है। तो आपको ना ध्यान रखना है, शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और शिक्षा मैं आपको बताता हूँ, शिक्षा औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक होती है। वह शिक्षा जो विद्यालय के अंदर ली जाती है उसे क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा। और विद्यालय से बाहर नुक्कड़ पर कहीं पर भी आपको शिक्षा से बाहर, यानी विद्यालय से बाहर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और शिक्षण विज्ञान भी है और साथ साथ में क्या है, कला भी है, लेकिन शिक्षण अनुदेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थी की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि से के द्वारा ली जाने की संभव है। इन किस विधि से सब सारे जो विद्यार्थी है वो क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि ये बड़ों बालकों के लिए होती है, जिसमें ये बोरिंग भरी होती है, तो ये तो नहीं होगी। पाठ्य पुस्तक विधि, क्या पाठ्य पुस्तक से उससे संबंधित होना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री, जो मतलब दृश्य का मतलब क्या होते हैं, दिखाना, और श्रव्य का मतलब सुनाकर उसको सामग्री बताना। या वार्तालाप विधि, यानी बच्चों के साथ में जुड़कर बातचीत करके, वो सबसे अच्छी हो सकती है क्या। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। बच्चों से वार्तालाप करके क्या की जा सकती है, उनका शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। यदि बालक हमेशा हमेशा क्या होता है, देर से आता है, तो आप क्या करेंगे, उसे डांटे ताकि ये गलती दोबारा ना दोहराए। डांट तो नहीं सकते इसको, प्रधानाचार्य को बताएंगे। तो प्रधानाचार्य को बताएंगे तो आपको किस लिए गए, तो प्रधानाचार्य को भी नहीं बता सकते। उसके माता पिता से संपर्क करेंगे और बच्चों से बातचीत करके कारण जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा उसमें, क्योंकि बच्चे से जाने की बातचीत करेंगे, उनके कारण क्या है, उसका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, वो हमेशा टाइम पर क्यों नहीं, इसके कारण को जानेंगे, उसके समाधान करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्र की शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, नहीं है। बाल केंद्र तो आज की शिक्षा है ना, वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। वो ये बाल केंद्रित शिक्षा का विचार कहाँ से लाया है, रूसों से लेके आए, रूसों के प्रकृतिवाद से। किसे, रूसों के प्रकृतिवाद से, प्रकृतिवाद से अपने बाल केंद्रित शिक्षा लेके हैं। और जिसमें क्या बात बताई गई है, जिसमें ये कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। देखो, गृह कार्य प्रदान करना, बस अपना तो पहला ही हो गया। इन गृह कार्य बच्चों को ये बाल केंद्रित में थोड़ी ना होता है। चलो आगे देख लेते हैं। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये तो बाल केंद्रित शामिल है। बालक को रचनात्मक को बढ़ावा देना, ये भी सम्मिलित है। बालक के अनुभव को क्या देना, पहले प्राथमिकता देना। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, इसमें गृह कार्य प्रदान करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कक्षा कक्ष का वातावरण नहीं होना चाहिए, कक्षा कक्ष का वातावरण नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए क्या, ये तो होना चाहिए। शोरगुल से भरा हुआ, ये कदापि नहीं होना चाहिए। अनुशासन से पूर्ण है, ये तो होना ही चाहिए। और मित्रतापूर्वक है, ये भी होना चाहिए। बल्कि अपना कैसा नहीं होना चाहिए, शोरगुल से भरा हुआ, क्योंकि इसे अगर शोरगुल से भरा होगा तो शिक्षण कार्य कैसे करवाया जाएगा। इसका मतलब हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, शोरगुल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब बच्चा गृह कार्य या बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, ऊबने लग जाता है यानी बोरिंग हो जाता है, तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चों को अनुशासन करने की जरूरत है। तो मतलब ऊब नहीं लगता है, तो इस बात का संकेत क्या है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं होती, तभी तो क्या करने लगता है, ऊबने लगता है। बच्चे देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि कक्षा कक्षा में बैठे बैठे क्या होते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। तो इसका मतलब उसमें सीखने क्या नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देकर बेहतर है क्यों? इन बुनियादी स्तर पर यानी छोटे बालकों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए? बच्चों में आत्मविश्वास करेगी, अधिगम को क्या करेगी, सरल बनाएगी, बौद्धिक विकास में क्या करेगी, सहायता करेगी, प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। यानी जैसा उसको वातावरण मिला है उसी वातावरण के अंदर इसको क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, उसी वातावरण में उसमें क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चा कक्षा में पढ़ाई संबंधित प्रश्न पूछता है तो उचित रूप से इसका अर्थ है, तो वह बच्चा शरारती है क्या? कोई प्रश्न बार बार बीच से पूछता है, यानी पढ़ाई संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब वो शरारती है क्या? वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो बच्चों आप भी अपने साथ साथ में क्या रखना, उत्तर क्या रखना। इसमें देखो बच्चा शरारती हो सकता है क्या? नहीं। तो बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब शरारती थोड़ी है, वह तो क्या है, जिज्ञासु है, उनके मन में जानने की क्या है, इच्छा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को, यानी अपने कक्षा के अंदर जाते ही शिक्षण कार्य जो प्रारंभ करते हैं उस समय शिक्षक क्या करना चाहिए? बच्चों को खड़ा करना चाहिए क्या? क्यों भाई? बच्चों को या छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए क्या? शांपट को साफ करना चाहिए क्या? छात्र को चुप रहने के लिए कहना चाहिए? इसमें अपना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें बी नंबर, यानी बच्चों को किसके रूप में तैयार करना, मानसिक रूप से क्या कर देना, तैयार कर देना। क्या कर देना? मानसिक रूप से तैयार करना होता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली होने के लिए क्या होते हैं? पुस्तक से, सॉरी यहाँ पर पुत्र नहीं है, प्रश्न है। क्या है? प्रश्न, ये नाम है इसका, प्रश्न। पुस्तक से प्रश्नों को लिखने पर यानी बल देना होता है। समय गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करनी चाहिए क्या? और बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे से संपर्क करना चाहिए क्या? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे से अपने कहते जुड़ करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कौन सी होती है? कठोर अनुशासन बनाए रखना। शिक्षक कठोर रहेगा तो बच्चे डरेंगे नहीं क्या? तो इसमें ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके देने चाहिए। पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाई जाना, सिर्फ यही नहीं होता है। और यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, तो ये भी नहीं होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर क्या कह रहा है? विद्यार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने की क्या कर देना चाहिए, मौका देना। अलग अलग प्रकार की शैलियाँ अपनानी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर। अगला 14 क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षा के बच्चों द्वारा दी गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। एक शिक्षक होता है, वो बच्चों के द्वारा मतलब कोई भी गलती कर देता है तो उसमें छोटी छोटी बातों पर क्या करता है, क्रोध करता है। तो यह इंगित करता है यह बच्चों का शुभ चिंतक है क्या? कोई शिक्षक मतलब बार बार क्रोध कर रहा है तो मतलब ये बच्चों का शुभ चिंतक है क्या? उसमें ज्ञान की कमी है क्या? वह कुंठित है क्या? और वह संवेदनात्मक रूप से क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। तो इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वह संवेदनात्मक रूप से क्या नहीं है, संतुलित नहीं है, इसलिए बार बार बच्चों पर क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। क्या कर रहा है? गुस्सा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिक, निम्न कक्षा बोले तो छोटी कक्षा के अंदर 5वीं तक, उसमें अपने शिक्षण कार्य किस में करवाना चाहिए? व्याख्यान विधि से करवाना चाहिए क्या? व्याख्यान विधि तो मैंने पहले बता दी कि ये तो किसके लिए होते हैं, तो बड़े विद्यार्थी 11वीं 12वीं के लेवल का होते हैं, उच्च स्तर के बालक होते हैं, उसके लिए काम होती है। दत्त कार्य को, कहानी कथन को, समूह चर्चा को, इसमें क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानियों के माध्यम से अच्छी तरह से क्या किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा शिक्षक कैसा हो सकता है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो, उसको शिक्षक बोलेंगे अच्छा शिक्षक है क्या? अच्छा संप्रेषण कौशल हो, ये बच्चों के साथ ज्यादा जुड़ जाता हो, संप्रेषण उसका अच्छा हो, तो वही क्या होता है, अच्छा शिक्षक होता है क्या? विद्यार्थी के हित का ध्यान रखता हो, वही अच्छा शिक्षक होता है क्या? और यह प्रभावी नेतृत्व का गुण हो, वह अच्छा शिक्षक होता है क्या? तो मेरे हिसाब से इसका कौन सा हो जाएगा? एक अच्छा संप्रेषण कौशल वाला, क्योंकि अपनी बात को पहुंचाने वाला शिक्षक वह होता है तो अपनी बात को क्या कर सकता है, आसानी से पहुंचा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, अच्छा शिक्षक बोला जा सकता है। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाँ आगे का 17 क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। देखो, प्रगतिशील भूमिका में करना चाहिए, प्रभुत्ववादी भूमिका में करना चाहिए, प्रजातांत्रिक भूमिका में करना चाहिए, या प्रभावशाली भूमिका में करना चाहिए। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें कौन सा होगा? प्रजातांत्रिक मूल्यों का, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, तो अपने विचारों के साथ साथ में अपने बच्चों के भी विचारों को क्या देता हो, प्राथमिकता देता हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रजातांत्रिक भूमिका में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक वह है जो कर सकता है, एक शिक्षक क्या कर सकता है, कक्षा पर नियंत्रण कर सकता है, सिर्फ इसलिए शिक्षक होता है। कम समय में अधिक सूचना देना, वो हो सकता है क्या, टेलीविजन रिपोर्टर थोड़ी ना। विद्यार्थियों को हित के लिए क्या करना, अभिप्रेरित करना, मोटिवेशन करना, दत्त कार्यों को ध्यानपूर्वक जांचना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? जो विद्यार्थी आते हैं उनके समय समय पर क्या करना, मोटिवेशन करना। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
निम्न में से कौन सी अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं के बारे में पूछा है, नहीं है। तो स्वेच्छाचारी और जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्वक, वांछनीय सूचना को देने वाला। देखो, जनतांत्रिक हो सकता है क्योंकि अपने विचार के साथ हम बच्चों के विचारों को ध्यान में रखता है, जनतांत्रिक हो सकता है। सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, वांछनीय सूचना को देने वाला भी होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छाचारी अपने हित के ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, कि इसमें स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए। एक आदर्श अध्यापक को किस चीज पर एकाग्रचित्त होना चाहिए? शिक्षण विधि पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सिखाने वाले विषय पर होना चाहिए, जो कोई भी आपको विषय दे रखा है उस पर एकाग्रचित्त होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। छात्र और उसके व्यवहार पर होना चाहिए क्या? या प्रगत सभी पर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इन सभी जो ऊपर तीन चीजें दी गई ना, सारी चीजों में क्या होना चाहिए? आदर्श व्यवहार होना चाहिए। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यानी पढ़ाते समय, ध्यान रखना, नहीं पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोविज्ञान तथ्य पर होना चाहिए? सामान्य कक्षा में, यानी सामान्य कक्षा में अपने किस पर ध्यान होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पर होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन शारीरिक क्षमता पर होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता पर होनी चाहिए, पारिवारिक स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। और ध्यान ये रखना है कि जिस कक्षा में हम पढ़ाते हैं उस सारों में क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई होशियार होता है तो कोई कमजोर होता है, कोई पढ़ने में रुचि लेता है तो कोई नहीं लेता है। तो इन सारे तथ्यों पर अपने क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर किसी में क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? सही राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? जब वे विभिन्न गतिविधि एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रण करता है, तब सीखता है क्या? वे पाठ्य पुस्तक में दी गई तथ्यों को याद करते हैं, तब ज़्यादा सीखते हैं क्या? वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तब ज़्यादा सीखते हैं क्या? तो इन सभी में एक अपना सबसे राइट आंसर कौन सा है? कि जब विभिन्न, ध्यान रखना, ये जब नाम दे रखा है, क्या दे रखा है? जब विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, तब बच्चे क्या होते हैं? आसानी से सीखते हैं या ज़्यादा सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न, यानी जब बच्चे क्या करते हैं? कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? पूछने से रोकना चाहिए? नहीं, उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी पूछने से रोकें तो। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए क्या? पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए क्या? पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसमें बच्चों को पूछने के लिए शाबाश, यानी पुनर्बलन, शाबाश देके क्या करना चाहिए? उसको प्रेरित करना चाहिए। तो अगला 24वें क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। 24वें क्वेश्चन कह रहे हैं, पुरुष और महिला की भूमिका निर्धारण समाज करता है। ये कथन क्या है? ये कथन किसको दर्शाता है? तो ध्यान रखना कि कौन पुरुष है और कौन महिला है, कौन पुरुष है और कौन महिला है, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण एक कौन करता है? पुरुष और महिला का। पुरुष और महिला का, पुरुष और महिला का निर्धारण, यानी ये बताते ना समाज के अंदर कि ये पुरुष है, ये महिला है, ये बताने वाले कौन होते हैं? ये एक समाज होता है। क्या होते हैं? समाज होते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सामाजिक प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक प्रक्रिया। देखो, लैंगिक एक आनुवंशिक प्रतिभा है। हाँ, आनुवंशिक प्रतिभा तो है, यानी उसमें पुरुष के लक्षण होते हैं, इसमें क्या होते हैं? एक महिला के लक्षण होते हैं। लैंगिक एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या लैंगिक एक सामाजिक प्रक्रिया है, या लिंग एक अंतर्निहित, यानी अंतर्निहित प्रक्रिया है। इसमें कौन सी हो जाएगी? सी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो लिंग धारण किया है, जो लिंग के बारे में बता रखा है, तो ये किसी है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी होती है? सबसे ज्यादा चुनौती कौन सी होती है शिक्षक की? विद्यार्थियों से अपना, यानी उसका गृह कार्य करवाना, ये शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण होती है क्या? शिक्षण अधिगम, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसमें कौन सा होता है कि एक मतलब ज्यादा लंबी क्लास होती है, उसको आनंदप्रद यानी किस प्रकार से बनाया जा सकते हैं, ये शिक्षा क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? चुनौती होती है, क्योंकि बच्चे उसमें क्या होते हैं? उबने लग जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 26 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक सह शिक्षा कक्षा में किसी शिक्षक लड़कों से कहता है, क्या कहता है? कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार है मत करो। तो ये टिप्पणी किसको दर्शाता है भाई? कि लड़के बनो, लड़की जैसा व्यवहार है मत करो। यानी कभी कभी हम कहते हैं ना, लड़के जैसे रोते हैं, तो उसे कहते हैं क्यों लड़की की तरह रो रहा है? तो ये किसको दर्शाता है? जातीय भेदभाव का परिचारक है, या लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों से भेदभाव की रूढ़िवादी क्या होते हैं? धारणा प्रकट करता है, या लड़कियों पर लड़के की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? कि अपने लड़के और लड़कियों में भेदभाव की क्या होती है? रूढ़िवादिता को क्या करते हैं? अपनी पुरानी जो परंपरा है उसको क्या करते हैं? धारणा प्रकट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन।
27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। व्याख्यान विधि के अंदर क्या क्या होते हैं, उसके अंदर जो नहीं है वो बताना है। व्याख्यान के अंदर पहले तैयारी करनी पड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल तैयारी करनी पड़ती है। उसका प्रयोग करना पड़ता है क्या? पहले अपने घर पे प्रयोग या कहीं पर भी प्रयोग करना पड़ता है क्या? तो बिल्कुल प्रयोग करना पड़ता है। और व्याख्यान विधि में क्या देना पड़ता है? प्रस्तुतिकरण देना पड़ता है, यानी बच्चों को बताना पड़ता है। तो इसका ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, इसमें अपना ऑटोमेटिक अपना कौन सा हो जाएगा, मूल्यांकन इसके अंदर नहीं है, तो इसमें बालक का मूल्यांकन नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 3 अंग देखो, 3 अंग मैं आपको यहीं पर पहले बता देता हूँ कि एक तो क्या होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षण। दूसरा कौन सा होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल्यांकन। और उसके बाद चौथा कौन सा होना चाहिए? पाठ्यक्रम होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पाठ्यक्रम। अगर ये किसी में मिलते हैं तो क्या कर दो, राइट कर दो। देखो इसके अंदर कौन से, इसमें देखो सी मिल रहा है। सी क्या मिल रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। जटिल तथा कठिन विषयों, जटिल तथा कठिन विषयों का शिक्षण करवाना चाहिए। जैसे मान लो कोई गणित का कोई सवाल है, कठिन है, तो उसका शिक्षण कैसे कराना चाहिए? उसका शिक्षण कराना चाहिए छोटे छोटे खंडों में बांटकर, छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका क्या करना चाहिए? शिक्षण कार्य कराना चाहिए। देखो छात्रों के अनुसार कराना चाहिए नहीं, क्योंकि छात्र कोई प्रतिभाशाली होते हैं, कोई सामान्य बालक होते हैं। खंडों में कराना चाहिए, हाँ यही होगा, यानी छोटे छोटे भागों में बांटकर क्या करना चाहिए? उनका अध्यापन कार्य। आगे तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक यह जानना चाहता हो कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं है, तो उसे शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए? यानी अध्यापक पढ़ाई पढ़ा रहा है, अब उन्हें ये बच्चों से जांचना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बालकों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहले क्या देते हैं, विद्यार्थियों को हंसाना चाहिए, इससे पता चल जाएगा। इन लापरवाह विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, इसे नहीं पता चलेगा। कमजोर विद्यार्थियों को निष्कासित कर देना चाहिए, इसे भी नहीं पता चलेगा। सुसंगत प्रश्न पूछना चाहिए, बालक को खड़ा करके बीच बीच में क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि बच्चे का ध्यान शिक्षण कार्य में है कि नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 31वां क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होते हैं? रिफोर्समेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिफोर्समेंट। अंग्रेजी में इसको रिफोर्समेंट बोलते हैं। छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। पुनर्बलन ये होता है कि जैसे अपने बच्चों से क्या करते हैं कि प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछते हैं, उसने जैसे उत्तर बताया तो हम उसको क्या देते हैं? शाबाश, वेरी गुड, ऐसा बोल के उसको क्या कर देते हैं? बहुत बढ़िया, ऐसा बोल के उनको क्या देते हैं? उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो पुनर्बलन, पुनर्बलन ये पूछा धनात्मक प्रभाव होता है क्या? तो ये कह रहा है हमेशा, अधिकांश, कभी कभी, कभी नहीं। तो इसमें अधिकांश होता है, क्योंकि हमेशा अगर ऐसे कहेंगे बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड देते रहेंगे, तो उसमें क्या होते हैं कि एक अहंकारवादी आ जाता है। तो इसलिए ये अधिकांश क्या होता है, इसमें क्या होते हैं? धनात्मक प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट कह रहा है, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला विकल्प चर है। इन अधिगम किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? बुद्धि से, वातावरण से, शिक्षण गुणवत्ता से, या समय से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अगर शिक्षण की गुणवत्ता क्या होगी? अच्छी होगी, तो अधिगम को और भी क्या किया जा सकता है? प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर। ध्यान रखना बच्चा, ये स्टार नहीं है बल्कि क्या है? स्तर। क्या है? स्तर। प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर कौन से होते हैं? प्राथमिक स्तर के यानी 5वीं तक जो बच्चे होते हैं ना, उसमें शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? यानी छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? आप भी साथ में उत्तर देते रहना आपने। देखो व्याख्यान विधि के द्वारा, मैंने पहले ही बता दिया, व्याख्यान विधि तो क्या होती है? उच्च स्तर के बालकों के लिए होती है। खेल विधि के द्वारा, प्रयोजन विधि के द्वारा, प्रदर्शन विधि के द्वारा। तो मेरे हिसाब से प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिखाने के लिए किसकी ज़्यादा जरूरत होती है? खेल विधि से। यानी बच्चों को खेल खेल में क्या कर देना? सिखा देना। जैसे आपने देखा होगा छोटे कक्षा के बालकों में बहुत सारे चित्र बना रखे होते हैं, उसको खेल खेल खिलाया जाता है, ताकि बच्चे अधिगम में क्या दें, ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके। अगले वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? मान लो आप क्या बन गए? टीचर बन गए। टीचर बन गए तो छात्र में कौन सा आप गुण सर्वाधिक पसंद करोगे? बच्चे जिज्ञासी प्रवृत्ति होगी तब करोगे, या आज्ञाकारिता होगी तब करोगे, सहानुभूति होगी तब करोगे, या सहयोग की भावना होगी तब करोगे? इसमें जिस बच्चे में क्या होती है? ज़्यादा जिज्ञासा होगी, ये बार बार प्रश्न पूछेगा, वो उसे टीचर के लिए क्या होगा? सबसे पसंदीदा विद्यार्थी होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपना 35वां क्वेश्चन क्या करें कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचना प्रदान करना, ये तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं। तो छात्रों की चिंतन शक्ति का क्या करना? विकास करना। छात्रों की टिप्पणियां लिखवाना। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। इसमें ये 3 राइट आंसर तो नहीं हो सकते। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा छात्रों को चिंतन शक्ति में क्या करना? विश्वास करना। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से आगे पढ़ना चाहिए, उस चिंतन शक्ति में क्या करता है? विकास करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 36वां क्वेश्चन कह रहे हैं, शिक्षण का पहला चरण होता है। देखो मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर मैंने बताया था, शिक्षण के कितने चर होते हैं? 4 चर होते हैं। कितने चर होते हैं? 4। पहले क्या होती है? योजना होती है। क्या होती है? योजना। पहले क्या बनाई जाती है? योजना। उसके बाद में क्या दिए जाते हैं? निर्देश। क्या होते हैं? निर्देश। उसके बाद में क्या होते हैं? मापन होता है। क्या होता है? मापन। और उसके बाद में क्या होते हैं? मूल्यांकन होता है।
और ये परिभाषा किसने दी थी? डंकन मोदिया ने दी थी। किसने दी थी? डंकन मोदिया ने। डंकन मोदिया ने क्या बताया था कि शिक्षण के कितने चर होते हैं? 4 चर होते हैं। पहला चर कौन सा हो जाएगा? योजना होगी। उसके बाद में क्या देगा? निर्देश देगा। उसके बाद में उसका क्या करेगा? मापन करेगा। उसके बाद में उसका क्या होगा? मूल्यांकन होगा। क्या होगा? मूल्यांकन होगा। तो ये क्या कह रहा है? शिक्षण का पहला चरण कौन सा होगा? तो पहला चरण कौन सा होगा? योजना बनाएगा। यानी कहीं पर कक्षा के अंदर पढ़ाने जाते हैं तो पहले क्या बनेगा? योजना बनेगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? पहले से योजना तैयार करना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? जैसे पाठ योजना बनाते हो क्यों बनानी चाहिए? क्रमबद्ध कार्य करने में सहायक होती है इसलिए बनाना चाहिए। सहायक सामग्रियों में प्रयोग में सहायता प्रदान करता है इसलिए होना चाहिए। बच्चों में ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक होता है, या पाठ में यानी विभिन्नता देने में सहायक होता है। तो अपने पाठ योजना बनाते हैं, जैसे आपका पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम एकदम यानी क्रमबद्ध होता है। क्या होता है? क्रमबद्ध, यानी पहला ये करवाना, दूसरा ये करवाना, तीसरा ये करवाना, चौथा ये करवाना। तो इसमें क्रमबद्धता लाने के लिए क्या करते हैं? पाठ योजना बनाई जाती है। इसमें अपना पहला ही राइट आंसर हो जाए कौन सा? क्रमबद्ध कार्य कराने में क्या होता है? सहायक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38वां क्वेश्चन कह रहा है यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? जैसे आप पढ़ा रहे हो और बच्चा क्या नहीं दे रहा है? ध्यान नहीं दे रहा है, शिक्षण कार्य पर उसका ध्यान ही नहीं है, अधिगम पर ध्यान ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसे दंड दोगे। तो जब भी अपने दंड की बात आएगी तो उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि किसी बालक को कहते हैं आज की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है, तो दंड देने की बात तो नहीं करेंगे। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने के लिए कहेंगे। उसे बार बार तो कह तो रहे हैं कि ध्यान दो ध्यान दो, सारों को कह रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब बच्चों यानी उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं तो भी वो नहीं मानेंगे। इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे? उसके बीच बीच में क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे, ताकि उसको आगे डर रहेगा या भय रहेगा कि हमें आगे प्रश्न और भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। अधिगम की प्रकृति कैसी है? अधिगम की प्रकृति रटने में है क्या? प्रक्रिया व उत्पादन में है क्या? केवल उत्पादन में है क्या? केवल प्रक्रिया में है क्या? देखो अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? अधिगम की प्रकृति होती है पहले हमने प्रक्रिया कौन सी अपनाई, यानी अधिगम कैसे लिया और उसका हमें क्या फल मिला, तो ये दोनों होना चाहिए। तो दोनों में इसमें क्या दे रखा है? प्रक्रिया व उत्पादन दोनों होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा? प्रक्रिया व उत्पादन दोनों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण प्रशिक्षण का यानी शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होते हैं। जो आज अपने जो होता है ना, जिसमें कहते हैं बीएसटीसी करते हैं या बीएड करते हैं, वहां पर जो अपना प्रशिक्षण दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण व्यवसाय के प्रति प्रेरित करना। देखो प्रेरित हुए हैं तभी तो हम क्या कहते हैं? उस फील्ड में आए हैं। शिक्षण कौशलों की दक्षता में विकसित करना, विद्यार्थियों की पहचान की योग्यता विकसित करना और अध्यापकों की बढ़ती मांग को पूर्ति करना। तो बढ़ती मांग को पूर्ति करना ये तो नहीं हो सकता, और विद्यार्थी की पहचान में योग्यता तो नहीं हो सकती। इसमें क्या करें कि उसमें अलग अलग कौशल बताए जाते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से क्या किया जाता है? पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कौशलता का क्या करना? विकसित करना। ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अपने कितने थे? 40 जो एमसीक्यू थे जो किससे संबंधित थे? टीचिंग एंड लर्निंग अधिगम और शिक्षण से संबंधित थे, वो अपने कितने 40 क्वेश्चन है सोल्व किए हैं। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। और हम इसी प्रकार से जो अगला अपना जो सेशन रहेगा कौन सा होगा? नेतृत्व का गुण, यानी नेतृत्व लीडरशिप, उसके बारे में हम क्या लेके आएंगे? प्रश्न लेके आएंगे। और साथ साथ अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे इतने इतने यानी कब से कब तक? 2008 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उसके भी इसी प्रकार से आपको क्या किया जाएगा? सोल्व करवाया जाएगा।